दूसरे रोज़ जब पिंकी यूनिवर्सिटी पहुंची तो उसने अपनी क्लास अटेंड की और हॉस्टल के लिए निकल ही रही थी कि वेला ने उसे रास्ते में रोक लिया। प्रिया, तुम मुझसे मिले बगैर ही जा रही हो, आखिर क्यों? पिंकी बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो मुझे थोड़ा काम था सो मैं जल्दी जा रही थी। वेला बोली, झूठ, सच बताओ, मेरी कल की बात से नाराज़ हो? तो सॉरी यार, बट मुझे लगा तो मैंने पूछ लिया। प्रिया बोली, छोड़ो ना उस बात को, कल बात करते हैं, मुझे अभी जाना है, फिर मिलती हूँ, बाय। जब वेला प्रियांश से मिली तो उसने उसे पिंकी और उसके बीच हुई सारी बात बता दी। वेला बोली, देख प्रियांश, मुझे नहीं लगता कि प्रिया तुझसे प्यार करती है, उसे सिर्फ अपने कैरियर और अपने सपनों की फ़िक्र है। छोड़, अब क्या कर सकता है, एक तरफा प्यार का क्या मतलब? प्रियांश बोला, इसका मतलब मैडम को मनाने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, मेरा नाम भी प्रियांश है, पीछा तो छोड़ने वाला नहीं, एक ना एक दिन उसे मेरी मोहब्बत का एहसास ज़रूर होगा, देख लेना। वेला बोली, अच्छा डायलॉग बाजी हो गई हो तो कुछ खा लें, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। प्रियांश बोला, अभी लाता हूँ भुक्कड़, यहाँ मेरी लव स्टोरी ट्रैक से नीचे उतर गई है और इसे खाने की पड़ी है। एक रोज़ प्रियांश से रहा नहीं गया और वो खुद ही पिंकी से मिलने चला गया। पिंकी बोली, प्रियांश तुम यहाँ, वो भी इस टाइम? प्रियांश बोला, हाँ मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, क्या तुम अपना कीमती समय दे सकती हो? पिंकी बोली, ठीक है, तुम बाहर वेट करो, मैं अभी आती हूँ। रात काफ़ी थी, ठंड भी बढ़ चुकी थी, दोनों आमने सामने बैठ गए लेकिन चुप थे। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद पिंकी ने पूछा, तुम कुछ कहना चाहते थे, बोलो, क्यों बुलाया मुझे? प्रियांश बोला, प्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम अभी इन सब के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें किसी बंधन में बंधने के लिए मजबूर नहीं करूँगा। बस मुझे एक बार तुमसे अपने दिल की बात कहनी थी। आई लव यू प्रिया। पिंकी सरप्राइज होकर बस उसे देखे जा रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। पिंकी बोली, रात काफ़ी हो गई है, मुझे लगता है अब चलना चाहिए। प्रियांश देख रहा था कि पिंकी ठंड से कपकपा रही है। उसने झट से अपनी जैकेट उतारकर उसकी तरफ बढ़ाई। पिंकी बोली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। प्रियांश उठकर उसके करीब गया और उसे जैकेट पहना दी। प्रिया को कुछ अजीब सा एहसास हुआ कि मानो उसका दिल कहीं अटक गया हो। वो भी प्रियांश को कहीं ना कहीं पसंद करती थी, लेकिन उसकी मजबूरियाँ थी कि वो इकरार नहीं कर सकती। वो वापस हॉस्टल आ गई। काफ़ी रात तक उसे नींद नहीं आई। बार बार उसे प्रियांश के कई लफ्ज़ याद आ रहे थे। पिंकी, नहीं, मैं यहाँ पर ये सब करने नहीं आई हूँ। मुझे मेरा और माँ का सपना पूरा करना है। उसके लिए मुझे अपने प्यार का गला क्यों ना घुटना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूँगी। सुबह जब उसकी नींद खुली तो काफ़ी देर हो चुकी थी। वो उठकर फ्रेश होकर बाहर आई कि उसे माँ की बहुत याद आ रही थी। उसने मधु को फ़ोन मिलाया। मधु बोली, पिंकी कैसी है मेरी बच्ची, आज कॉलेज नहीं गई क्या? पिंकी बोली, नहीं माँ, आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मधु बोली, क्या बात हुई, तू कुछ परेशान सी लग रही है, क्या कोई दिक्कत है बेटा, मुझे बता। पिंकी बोली, नहीं माँ, वो कल थोड़ा देर से सोई तो सर दर्द हो रहा है और कोई ख़ास बात नहीं। वो आखिर माँ से क्या बोल सकती थी। मधु बोली, अच्छा दवा खा ले, ज़्यादा रात तक जगना ठीक नहीं। पिंकी बोली, ठीक है माँ, रखती हूँ। पिंकी ने जैसे ही फ़ोन रखा उसकी नज़र प्रियांश की जैकेट पर पड़ी और फिर से उसे उसकी कही बातें याद आने लगी। उसने हल्का फुल्का नाश्ता किया और जैकेट लेकर यूनिवर्सिटी पहुंच गई। वहां उसे वेला मिली। पिंकी बोली, वेला। वेला बोली, हाय प्रिया, आज तुम इतना लेट क्यों? पिंकी ने कहा कि वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है,
तभी वेला की नज़र उसके हाथों में ली हुई जैकेट पर पड़ी। वेला बोली, ओह, तो तुम तो बहुत चालाक हो। मुझसे कहा कि तुम्हें प्रियांश से कोई मतलब नहीं और उसकी जैकेट को लिए घूम रही हो। मैडम ज़रा बताने की तकलीफ़ करेंगी कि ये सब क्या चल रहा है? पिंकी ने कहा, कुछ भी नहीं समझी, ये उसकी जैकेट है, तुम्हें मिले तो वापस कर देना, चलती हूँ। इस तरह कुछ वक्त बीत गया और पिंकी अपनी पढ़ाई में खुद को बिजी रखने लगी। एक रोज़ वो लाइब्रेरी में थी कि वहाँ बेला आ गई। बेला बोली, प्रिया तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। पिंकी बोली, क्या हुआ, कोई ख़ास बात? बेला ने कहा, हाँ खास तो है, मेरा बर्थडे आने वाला है नेक्स्ट वीक और सबसे पहला इनविटेशन तुम्हें देने आई हूँ, ये लो कार्ड। पिंकी बोली, ओह थैंक यू। बेला ने कहा, हाँ आना ज़रूर, और कोई बहाना नहीं चलेगा मिस पढ़ाकू। पिंकी बोली, ज़रूर आऊँगी। और फिर वो दिन भी आ गया जब बेला का बर्थडे था। वो तैयार होकर बेला के बताए हुए पते पर पहुंची तो वहाँ काफ़ी लोग थे। वो सीधा बेला के पास पहुंची, हैप्पी बर्थडे बेला, और उसने उसे गले लगाकर विश किया। बेला बोली, थैंक यू माय लव। पिंकी बोली, आज तो तुम बहुत प्रीटी लग रही हो। अभी दोनों बातें ही कर रही थीं कि तभी प्रियांश भी आ गया। प्रियांश बोला, हेलो बेला, हैप्पी बर्थडे डियर। बेला बोली, थैंक यू, क्या बात है, तुम दोनों सेम कलर, तुम दोनों की ट्यूनिंग तो कमाल की है। पिंकी और प्रियांश ने एक दूसरे को देखा। ये महज इत्तेफाक था कि दोनों ने सेम कलर पहना था। पिंकी बोली, ऐसा कुछ नहीं है बेला, ये। बेला बोली, अरे यार मैं मजाक कर रही थी, चलो लेट्स गो, केक कट करते हैं। और फिर पार्टी ख़त्म होते होते काफ़ी लेट हो गया था। पिंकी ने टाइम देखा तो रात के 1 बज रहे थे। पिंकी बोली, बेला मुझे लगता है अब चलना चाहिए। बेला बोली, यार चल, कोई बात नहीं, ठीक है, पर तू जाएगी कैसे? रुक 1 मिनट, मैं अभी आती हूँ। तभी प्रियांश ने पिंकी के पास आकर, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा हो तो मेरे साथ चल सकती हो, हमारी मंजिल तो एक ही है। पिंकी बोली, व्हाट डू यू मीन? प्रियांश बोला, मेरा मतलब है कि तुम्हें और मुझे एक ही जगह जाना है, तो मेरे साथ ही चलो। बेला बोली, यार प्रिया, तुम प्रियांश के साथ चली जाओ, वो सही रहेगा। प्रियांश बोला, ओके चलो बाय बेला। बेला बोली, बाय एंड टेक केयर। और फिर दोनों कार में बैठ जाते हैं। कार में प्रियांश ने एक इंग्लिश सॉन्ग लगा रखा था। कुछ देर तो पिंकी चुप रही, लेकिन फिर उसने कहा, कोई ढंग का सॉन्ग लगाओ, ये क्या अजीब सा लगा दिया है। प्रियांश मुस्कुराते हुए, अच्छा तो हजूर आप ही बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी। प्रिया प्रियांश की इस बात पर खिलखिलाकर हंस दी और उसकी हंसी को देखकर प्रियांश को अपने अंदर एक ठंडक सी महसूस हुई, मानो कि बंजर ज़मीन पर छमाछम बरसात हो गई हो। और उसने एक प्यारा सा गाना लगा दिया। कुछ देर के बाद हॉस्टल आ गया। जब पिंकी उतरकर जाने लगी तो प्रियांश ने उसके हाथों को पकड़ लिया और वो लड़खड़ाकर उसकी बाहों में आ गई। प्रियांश बोला, प्रिया आई लव यू, आखिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? क्या मैं तुम्हारे काबिल नहीं? बोलो। प्रिया अपने आप को उसकी गिरफ्त से छुड़ाते हुए, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रियांश बोला, तो फिर क्या बात है? मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे पसंद करती हो, फिर ये इग्नोर क्यों? पिंकी खामोश रहती है। प्रियांश बोला, कुछ तो बोलो, क्या मेरी जान ले लोगी? पिंकी ये सुनकर उसके होठों पर अपनी उंगली रख देती है और उसके सीने से लगकर रोने लगती है। प्रियांश उसे चुप कराता है और कहता है, प्रिया मैं फ़ैसला तुम पर छोड़ता हूँ, तुम जो भी फैसला लोगी मुझे मंजूर होगा। पिंकी जाने के लिए मुड़ती है तो पीछे से प्रियांश की आवाज़ आती है। प्रियांश कहता है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा,
आई लव यू। पिंकी तेज कदमों के साथ अपने कमरे में पहुंचकर दरवाज़ा बंद कर लेती है, लेकिन उसकी धड़कनें इतनी तेज चल रही थीं कि उसकी आवाज़ उसे साफ सुनाई दे रही थी। वो धड़ाम से अपने बेड पर गिर जाती है और प्रियांश के कहे हुए शब्द उसके कानों में रस की तरह मीठे लग रहे थे। पूरी रात इसी सोच में डूबी रही और सुबह उसने प्रियांश को फ़ोन मिलाया और अपनी हाँ कर दी। पिंकी ने प्रियांश को हाँ तो कर दी, लेकिन एक शर्त के साथ कि जब तक वो कुछ बन नहीं जाती, अपनी माँ का जो सपना है उसे पूरा नहीं कर लेती, तब तक शादी नहीं करेगी। और प्रियांश ने भी उसकी बात मान ली कि वो उसका इंतज़ार करेगा। समय बीतता गया और दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और इंडिया वापस आ गई। पिंकी को इंडिया आते ही एक कंपनी में ऊंचे पद पर नौकरी मिल गई। पिंकी और मधु की खुशी का ठिकाना नहीं था। आज उसकी बेटी ने उसका मान बढ़ाया। उसके सारे सपने पूरे होते हुए दिख रहे थे। पिंकी ने माँ से कहा, माँ ये लो हमारे नए घर की चाबी और चलो, आज तुम्हारी मेहनत और त्याग ने तुम्हारी बेटी को इस मुकाम तक पहुँचाया है कि लोग उसे सलाम करेंगे। पिंकी ने मधु को अपने ऑफिस ले गई और उसे अपनी कुर्सी पर बैठने को कहा। मधु बोली, नहीं पिंकी, ये तेरी जगह है, मैं कैसे बैठूं? पिंकी बोली, माँ ये जगह मुझे तुम्हारी वजह से मिली है और इसकी असली हकदार भी तुम ही हो। और उसने मधु को बिठाया। मधु की आंखें खुशी से भर गईं और वो सोचने लगी कि उसने जितने दुख सहे उसका आज सिला मिल गया। आज वो बहुत खुश थी। पिंकी और मधु नए घर में शिफ्ट हो गए। अब मधु को बस एक अच्छे लड़के की तलाश थी जो कि उसकी पिंकी का ख्याल रखे और वो हमेशा खुश रहे। एक रोज़ नीलू ताई ने मधु को एक रिश्ते के बारे में बताया। नीलू ताई ने कहा, मधु अपनी पिंकी अभी वही है? मधु बोली, नहीं ताई, मेरी पिंकी वापस आ गई है और उसकी नौकरी एक बड़ी सी कंपनी में लग गई है, बहुत ऊंचे पद पर। यही बताने के लिए आपको फ़ोन किया था। आपका भी बहुत योगदान है। नीलू ताई बोली, ये तो बड़ी खुशी की बात है मधु। देखा, मैं कहती थी ना कि हमारी पिंकी एक दिन नाम रोशन करेगी। मधु बोली, हाँ ताई, बस लड़का अच्छा होना चाहिए, वो मेरी पिंकी को खुश रख सके। नीलू ताई बोली, हो मधु, लड़का तो एकदम हीरा है, अपनी पिंकी के साथ उसकी जोड़ी खूब जचेगी। तू कहे तो उसका फ़ोटो भेज दूँ? मधु बोली, ठीक है ताई, आप फ़ोटो भेज दो, मैं पिंकी से बात करती हूँ। आखिर उसकी पसंद होनी चाहिए, मैं अपनी इच्छा उस पर कभी थोपना नहीं चाहूँगी। नीलू ताई बोली, ये तो तूने सही कहा, शादी तो पिंकी को ही करनी है, तो फैसला उसका ही होना चाहिए। जब पिंकी ऑफिस से वापस आई तो मधु उसके लिए चाय लेकर आई। पिंकी बोली, माँ तुम क्यों लेकर आई हो? इतने नौकर चाकर किस लिए हैं? अब बस तुम ऑर्डर किया करो। मधु बोली, माँ हूँ मैं तेरी, बचपन से लेकर आज तक सारे काम मैंने खुद किए हैं तेरे, और जब तक रहूँगी मैं ही करूँगी। पिंकी बोली, माँ ऐसी बात मत किया करो, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। मधु बोली, पिंकी वो नीलू ताई ने तेरे लिए रिश्ता भेजा है, लड़का बहुत अच्छा है, तू कहे तो बात आगे बढ़ाऊँ? पिंकी ने कहा, माँ इतनी जल्दी क्या है? मधु बोली, बेटा बात जल्दी की नहीं, जिम्मेदारी की है। मैं अपनी ज़िंदगी में चाहती हूँ कि तेरा घर बस जाए। मेरी इच्छा को तूने पूरा किया, आज इस मुकाम पर पहुँची है, अब एक आखिरी इच्छा भी पूरी कर दे। पिंकी बोली, माँ तुम ऐसी बातें मत किया करो। और पिंकी माँ की गोद में सर रख दिया और मधु उसके बालों में अपनी उंगलियां फिराने लगी। पिंकी सोच रही थी कि वो माँ को बता दे प्रियांश के बारे में या नहीं। एक रोज़ मधु ने पिंकी की अलमारी खोली तो उसमें से कई कागज़ और एक फ़ोटो गिरी। मधु ने उसे उठाया तो वो किसी लड़के की फ़ोटो थी। मधु ने फ़ोटो को देखा और उसे ऐसा लगा जैसे उसने उसे पहले कभी देखा है, पर कहाँ, लेकिन कुछ याद नहीं आया। उसने फ़ोटो वापस अंदर रख दिया और अलमारी बंद कर दी। पिंकी जब वापस आई तो मधु ने उससे पूछा, पिंकी
तुमसे एक बात पूछनी है। पिंकी खाना खाते वक्त, हाँ माँ पूछो। मधु बोली, अच्छा पहले तू खाना खा ले। पिंकी बोली, अरे माँ तुम बोलो ना, क्या बात है। मधु अपने पीछे से एक तस्वीर निकालकर, पिंकी ये लड़का कौन है। पिंकी ने जैसे ही फोटो देखी उसका खाना गले में ही अटक गया। मधु घबराकर, क्या हुआ, ये ले पानी पी ले, और वो उसके सर को सहलाने लगी। पिंकी ने खाना खाया और किसी तरह बहाना करके अब कमरे में से निकल गई। मधु ने भी पूछना मुनासिब नहीं समझा। इधर पिंकी उधेड़-बुन में थी कि वो माँ को क्या बोले। फिर उसने सोचा कि वो सब सच माँ को बता देगी और माँ जैसा बोलेगी वो वैसा ही करेगी। फिर एक रोज़ पिंकी ने उसके और प्रियांश के बारे में सब कुछ बता दिया। मधु ने सारी बात सुनने के बाद कहा, देख पिंकी, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। अगर तू चाहती है तो उसे बुला ले, मैं मिल लूँ एक बार, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। तेरी खुशी से बढ़कर मुझे और क्या चाहिए। पिंकी ने कहा, ठीक है माँ। पिंकी ने प्रियांश को फ़ोन किया। प्रियांश बोला, हेलो कैसी हो प्रिया, मुझे तुम्हारा इंतज़ार था। पिंकी बोली, अच्छा तो ठीक है, थोड़ा और इंतज़ार कर लो, मैं बाद में फ़ोन करूं। प्रियांश घबराकर, अरे नहीं, मेरी जान लोगी क्या अब, और इंतज़ार कैसे करूं। पिंकी बोली, ओहो इतनी जल्दी क्या है। अच्छा चलो, मजाक बहुत हो चुका, माँ तुमसे मिलना चाहती है तो तुम आ सकते हो। प्रियांश ने कहा, जब बुलाओ, मैं तुम्हारा हाथ मांगने के लिए कभी भी आ सकता हूँ। पिंकी बोली, ओके तो फिर कल ही आ जाओ। प्रियांश ने कहा, ठीक है तो फिर कल मिलते हैं। पिंकी ने फ़ोन रख दिया और अंदर ही अंदर वो बहुत खुश थी कि कल प्रियांश और माँ मिलेंगे और उसका इंतज़ार भी ख़त्म हो जाएगा। मधु ने नीलू ताई को फ़ोन किया। मधु बोली, ताई आप कैसी हो। नीलू ताई बोली, अच्छी हूँ, तूने बताया नहीं पिंकी के रिश्ते के बारे में। मधु बोली, वो बात ऐसी है ताई कि पिंकी किसी को पसंद करती है। कल वो घर आ रहा है, अपने नासिक का ही है। नीलू ताई ने कहा, अच्छा चल, अब आजकल के बच्चे तो खुद ही पसंद की शादी करते हैं। मधु बोली, ताई बच्चों की खुशी में ही तो माँ बाप की खुशी है, पर मेरी पिंकी ने फैसला मुझ पर छोड़ा है। नीलू ताई बोली, ये तो तूने सही कहा मधु, लेकिन अच्छे से देखभाल के हाँ करना। मधु बोली, ठीक है ताई, अब रखती हूँ, तैयारी भी तो करनी है। दूसरे दिन प्रियांश जब घर आया, उसने मधु के पैर छुए तो मधु ने जब उसके सर पर हाथ फेरा तो मधु को ऐसा लगा कि जैसे उसने इससे पहले भी उसके सर पर हाथ रखा हो। मधु ने प्रियांश से उसके परिवार के बारे में पूछा। मधु बोली, बेटा आप अकेले आए हो, मम्मी पापा को भी साथ लाते तो उनसे भी मिल लेते। प्रियांश बोला, जी आंटी, वो लोग इस टाइम कहीं बाहर गए हुए हैं, आते हैं तो फिर आएंगे मिलने। मधु बोली, ठीक है, खाओ बेटा, तुमने तो कुछ लिया ही नहीं। प्रियांश बोला, आंटी इतना कुछ तो आपने खिला दिया। पिंकी बोली, प्रियांश तुम माँ के हाथ का चॉकलेट शेक पियो, माँ बहुत अच्छा बनाती है। मधु बोली, हाँ बेटा, तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आती हूँ। प्रियांश ने जब शेक पिया तो उसे मधु की याद आ गई और उसने पिंकी से कहा, आज इतने सालों के बाद चॉकलेट शेक पीकर मुझे अपनी एक आंटी की याद आ गई। वो भी बिल्कुल ऐसे ही शेक मुझे बनाकर देती थी जब मैं अपने स्कूल से आता था। पिंकी बोली, ओहो चलो, आज तुम्हें अपने बचपन की याद आ गई, और दोनों हंसने लगे। तभी वहाँ मधु आ गई। प्रियांश बोला, अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ। मधु बोली, ठीक है बेटा, अब अपने परिवार से बात करके फिर शादी की डेट फिक्स होगी। प्रियांश बोला, जी आंटी, मैं मॉम डैड से बात करके फिर आपसे मिलवाता हूँ। मधु बोली, जाओ पिंकी, प्रियांश को छोड़कर आओ। पिंकी बोली, जी मम्मा। प्रियांश बोला, नमस्ते आंटी। मधु ने कहा, खुश रहो बेटा। प्रियांश बाहर आकर, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा नाम पिंकी है।
पिंकी ने कहा, हाँ वो मेरा निकनेम है। प्रियांश बोला, ये अजीब इत्तेफाक है कि तुम्हारा नाम पिंकी है और आंटी का नाम मधु। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी मम्मी को मैंने कहीं देखा है, उनका चेहरा बिल्कुल मेरी। ये कहते हुए प्रियांश रुक गया। पिंकी ने कहा, हाँ बताओ किससे मिलता है। प्रियांश कुछ सोचते हुए बोला, अच्छा छोड़ो मैं चलूँ, मॉम डैड को भी बताना है। और इतना कहकर प्रियांश चला गया। पिंकी सोचने लगी कि आखिर प्रियांश बात अधूरी छोड़कर क्यों चला गया। पिंकी प्रियांश को जब छोड़कर अंदर आई तो मधु ने कहा, पिंकी प्रियांश देखने में तो अच्छा लड़का लगा, अब उसके माता पिता से भी मिल लूँ, फिर तेरा रिश्ता पक्का कर दूँ। पिंकी बोली, माँ आपको मुझे भगाने की बहुत जल्दी है, बताइए ऐसा क्यों। इतना कहकर वो मधु के कंधों पर झूल गई। मधु ने कहा, नहीं बेटा, कोई भी माँ अपने बच्चे को अपने से दूर करना नहीं चाहती, लेकिन समाज के जो नियम हैं उन्हें तोड़ा तो नहीं जा सकता, वो हमारे लिए ही बने हैं। अच्छा मुझे जाने क्यों प्रियांश को देखकर ऐसा लगा कि मैं उससे पहले भी कभी मिली हूँ, पर कहाँ देखा है ये याद नहीं। पिंकी बोली, माँ उसे भी आपसे मिलकर कुछ ऐसा ही लग रहा है। अभी दोनों बातें ही कर रही थी कि तभी वेला का फ़ोन आ गया। पिंकी बोली, एक सेकंड माँ, वेला का फ़ोन है, मैं अभी आई। पिंकी बोली, हेलो वेला, कैसी है यार तू। वेला बोली, मैं तो ठीक हूँ, अपना बताओ, तुम तो मुझे कुछ बताती नहीं। तुम्हारा और प्रियांश का रिश्ता पक्का हो गया। पिंकी बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुझे बताने वाली थी। वेला बोली, चल बस कर झूठी कहीं की, मुझे तो प्रियांश ने बताया, वरना तू तो शादी भी कर लेती और मुझे पता भी नहीं चलता। पिंकी बोली, नहीं यार, तेरे बगैर शादी कैसे होगी, एक तू ही तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा चल अब मुंह फुलाना बंद कर, समझी, और ये बता कब आ रही है इंडिया। वेला बोली, जब तू बुलाए तब मैं हाजिर हो जाऊंगी। पिंकी बोली, तो फिर आजा अभी। वेला ने कहा, हाँ आने का तो बहुत दिल चाह रहा है, तुम दोनों के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई, बहुत याद आती हो तुम दोनों। अब तूने तो प्रियांश को फंसा लिया, वरना आराम से मैं प्रियांश से शादी कर लेती और इंडिया आकर बस जाती, पर तूने तो मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया, अब कोई दूसरा ढूंढना पड़ेगा। पिंकी बोली, ओ नो, तूने मुझे पहले बताया होता तो मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आती। चल अभी भी कोई देर नहीं हुई, मैं अभी उससे सारे रिश्ते तोड़ देती हूँ और तू उससे शादी कर ले। वेला बोली, अरे नहीं यार, मैं तो मजाक कर रही थी, तू भी ना पागल कहीं की, ऐसे रिश्ते तोड़े जाते हैं, तुम दोनों तो एक दूसरे के लिए बने हो, समझी, मुझे तो मजाक करने की आदत है। पिंकी बोली, वेला मेरी जान, मैं भी तो तेरे साथ मजाक कर रही थी, और मेरी वेला के लिए कोई उसके टाइप का ढूंढना पड़ेगा जो वेलस के सारे नखरे उठाए। और फिर पिंकी और वेला दोनों हंस पड़ी। इधर प्रियांश ने उसके और पिंकी के रिश्ते के बारे में जब अपनी माँ दीपा को बताया तो दीपा बहुत खुश थी। दीपा पिंकी की फ़ोटो को देखकर बोली, प्रिंस तेरी पसंद तो वाकई लाजवाब है, बहुत सुंदर है। देखिए ना प्रिंस के पापा, अपनी होने वाली बहू को हमारे बेटे की पसंद कितनी अच्छी है। मोहन पिंकी की फ़ोटो को देखकर, हाँ फ़ोटो में तो लड़की बहुत अच्छी है, तो बताओ बरखुरदार कब मिलवा रहे हो हमें हमारी होने वाली बहू से। प्रियांश झेपते हुए, जब कहें आप दोनों। दीपा ने कहा, कहना क्या है, जब तुमने पसंद कर लिया है तो बस हमारी भी हाँ है। बस मैं तो कब से अरमान लिए बैठी हूँ कि तेरे सर पर सेहरा सजा देखूँ। मोहन बोला, हाँ भाई, तुम्हारी माँ को भी सास बनने की बड़ी जल्दी है, जल्दी से इसके अरमान पूरे कर दो। वैसे तुम्हारी माँ अभी तो खुद भी किसी नई नवेली दुल्हन से कम नहीं लगती। प्रियांश बोला, ये तो आपने सही कहा, मेरी मोम तो आज भी यंग है। क्यों मोम, सही कहा ना।
दीपा बोली, तुम दोनों बाप बेटे भी मेरे साथ खूब मस्ती करते हो। अच्छा प्रिंस, तुम बात कर लो और डेट फिक्स हो जाए तो फिर चलते हैं। प्रियांश बोला, ओके मोम, मैं अभी प्रिया की मोम से बात कर लेता हूँ। और फिर 2 दिन की बाद की डेट फिक्स हो गई। इधर मधु भी सारी तैयारियों में लगी थी। मधु बोली, पिंकी, आज ऑफिस से छुट्टी लेकर जल्दी घर आ जाना, तेरे ससुराल वालों के लिए तोहफे भी खरीदने हैं। पिंकी बोली, माँ आज? मधु बोली, हाँ और नहीं तो क्या, परसों वो लोग आ रहे हैं। मैं तो कहती हूँ तू आज से ही छुट्टी कर ले, कल मेहंदी भी तो लगवानी है। पिंकी बोली, माँ वो लोग अभी मिलने आ रहे हैं, कोई शादी करने नहीं, और मुझे ये ताम झाम नहीं करना। और आज से तो मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो आज तो पॉसिबल भी नहीं है। ऐसा करिए, आप ड्राइवर के साथ चली जाओ और जो आप अपनी पसंद से ले लें। वैसे भी मुझे आपकी पसंद ही पसंद है। अच्छा बहुत लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। मधु बोली, अरे रुक तो। और पिंकी चली गई। ये लड़की भी ना सिर्फ काम बस। वो तो अच्छा हुआ कि लड़का पसंद कर लिया। और बड़बड़ाते हुए मधु भी मार्केट चली गई। आखिरकार वो दिन भी आ गया। पिंकी बोली, माँ ये वाली साड़ी आज पहनो आप, लगना चाहिए कि आप भी किसी से कम नहीं, बिल्कुल मेरी सास को टक्कर देने वाली। मधु बोली, नहीं पिंकी, हम लड़की वाले हैं, हमें उन्हें टक्कर देने की सोचना भी नहीं चाहिए। पिंकी बोली, क्या माँ आप भी लड़की वाली हैं तो क्या हुआ, लड़कों वालों से क्या कोई कम है? ये सारी बातें पुरानी हो गईं, अब सब बराबर है। मधु बोली, अच्छा बाबा, चल तू जीती मैं हारी, अब जाके तैयार हो जा, वो लोग अभी पहुंचते ही होंगे। प्रियांश और उसके पेरेंट्स अब प्रिया के घर पहुंचे तो नौकर ने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया और बोला, आप लोग बैठें, मालकिन को बुलाता हूँ। जब मधु ड्राइंग रूम में पहुंची तो एक पल तो वो ठिठक सी रह गई। उसके कदम दरवाजे पर ही रुक गए, मानो इतने सालों पहले सारी बातें सामने हों। दीपा और मोहन भी मधु को देखकर एक दूसरे को देखने लगे। तभी प्रियांश उठा और उसने मधु के पैर छुए। मधु ने बड़ी हिम्मत करके उसके सर पर हाथ रखा। प्रियांश उनका हाथ पकड़कर, मॉम ये मधु आंटी हैं, और मधु आंटी ये मेरे मॉम डैड। दीपा ने कहा, हाँ हाँ, वो प्रिया की मॉम को बुलाओ। और प्रिया कहाँ है? प्रियांश बोला, मॉम यही तो प्रिया की माँ है। दीपा ने कहा, क्या? व्हाट नॉनसेंस, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? प्रियांश बोला, क्या हुआ मॉम, आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हैं? मोहन बोला, दीपा मेरे साथ चलो। मोहन बोला, देखो दीपा, अभी ये सही टाइम नहीं है, हम घर चलकर बात करते हैं। दीपा बोली, मोहन वो हमारे घर पर काम करने वाली की बेटी से मैं अपने इकलौते बेटे की शादी कभी नहीं, नेवर। प्रियांश बोला, डैड ये सब क्या है? मॉम ऐसा क्या हो गया? मोहन बोला, देखो प्रिंस, घर चलो, फिर आराम से सारी बातें होंगी। प्रियांश बोला, पर डैड ये आप। मोहन बोला, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं चलता हूँ, तुम जल्दी आओ। और फिर दीपा और मोहन वहाँ से चले गए। प्रियांश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। अचानक से मोम मधु आंटी को देखकर क्यों चली गई। प्रिया बोली, माँ आप कुछ बोलिए, क्या हुआ? प्रिंस तुम्हारे डैड और मोम अचानक क्यों चले गए, और माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही? प्रियांश बोला, पता नहीं प्रिया, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पर तुम टेंशन मत लो, तुम आंटी का ख्याल रखो, मैं अभी जा रहा हूँ। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तभी दे पाऊँगा जब मुझे कुछ मालूम होगा। इतना कहकर प्रियांश भी वहाँ से चला गया। इधर मधु चुपचाप बैठी थी, बिल्कुल गुमसुम, और मन ही मन सोच रही थी कि उसका अतीत आज उसकी बेटी के सामने आ गया और उसकी खुशियों को गमगीन कर गया। वो पिंकी को क्या बताए
कि वो लोग क्यों चले गए। इधर प्रियांश घर आकर अपनी माँ दीपा से पूछा, मॉम मुझे बताइए आप वहाँ से क्यों चली आई, आखिर क्या बात है, प्लीज़ मॉम बताइए। दीपा बोली, देखो प्रिंस, तुम्हारी और प्रिया की शादी नहीं हो सकती। प्रियांश बोला, लेकिन क्यों? दीपा ने कहा, मोहन आप इसे समझा दें, हमने आज तक इसकी हर जिद पूरी की है, लेकिन ये हम नहीं कर सकते बस। मोहन बोला, प्रिंस बेटा तुम्हारी मॉम कुछ सोचकर ही बोल रही है, अपनी माँ की बात मान लो। प्रियांश बोला, मैं कैसे मान लूँ डैड, आप ही बताएं, मुझे वजह जानने का हक है ना, आप मुझे इसकी वजह बता दें। दीपा बोली, एक बार बोला ना प्रिंस, अब तू बच्चा नहीं है, हमारे घर की कोई रेपुटेशन है, सोसाइटी में एक ओहदा है और तुम्हें लड़कियों की कमी है, एक से बढ़कर एक हैं। मैं तुम्हारे लिए लड़कियों की लाइन लगा दूंगी, बस उस प्रिया को भूल जाओ। प्रियांश बोला, अब बस भी करें, मुझे और कोई बात नहीं करनी है, जब आप लोगों का दिल चाहे मुझे बस वजह बता दें, आपका मुझ पर एहसान होगा। इतना कहकर प्रियांश कमरे से निकल गया और अपने को एक कमरे में बंद कर लिया।